अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंडिया में क्या है वैसे पढ़ेंगे। ग्राफ 1 अगर आप देखेंगे तो वो दिखा रहा है कि क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है तीनों सेक्टर में। ये 2 साल का बता रहा है, कब कब का, 73 और 74 का, और 13 और 14 का। ठीक है, अब देखो अगर हम 73 और 74 का देखें तो प्राइमरी सेक्टर का ग्राफ कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा है, बड़ा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 13 और 14। और ऐसे ही फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर मोटा है, सर्विस सेक्टर थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 3rd नंबर पे अगर हम देखें तो ये रेड वाला जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कर रहा है। अब हम इसमें देखते हैं 13-14 में। इसमें देखोगे आप तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला जो सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर है, 2nd नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर और 3rd नंबर पे प्राइमरी सेक्टर है। मतलब सिनेरियो चेंज हो गया, कहाँ पहले प्राइमरी था अब कहाँ जाके टर्शरी हो गया। तो ये 2 साल का कंपेयर कर सकते हैं हम डाटा। तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 40 साल में कैसे एक तो पहली तो बात प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुई है, कहाँ 5 लाख भी नहीं हो रहा था, 5 लाख से थोड़ा ही ज़्यादा हो रहा था, अब 5 मिलियन से अबव हो रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि कैसे राइज हो रहा है टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट। 40 ईयर में तीनों सेक्टर में तो प्रोडक्शन बढ़ी ही बढ़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो बढ़ी है वो टर्शरी सेक्टर में बढ़ी है इंडिया के रेस्पेक्ट में। 13-14 में टर्शरी सेक्टर इमर्ज हुआ है एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। किसे रिप्लेस कर दिया उसने? प्राइमरी सेक्टर को। देखो ये डाटा बहुत पुराने 13-14 को हो सकता है, लेकिन अगर आप 22 की भी बात करें तो भी सेम ही है। टर्शरी सेक्टर आज भी हमारी कंट्री की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अब पूछा इन्होंने कि क्यों टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। बहुत सारी रीज़न है कि एक कंट्री को बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा, ये सब की ज़रूरत है। ये क्या है? ये बेसिक सर्विसेज हैं, ये तो सबको ही चाहिएगी। और हमारी जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो है, उनकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। इसलिए ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट भी है, लेकिन बेसिक जो है वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगी। सेकंड क्या है? अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को क्या चाहिएगा? ट्रांसपोर्ट चाहिएगा, ट्रेड चाहिएगा, स्टोरेज चाहिएगा। ये सब कौन प्रोवाइड करता है? सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विसेज। तो इन सर्विसेज की भी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ठीक है। थर्ड क्या है? इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है तो लोग सर्विसेज की डिमांड करने लगे हैं, ईटिंग बाहर से या ऑनलाइन करने लगे। टूरिज़्म की ज़रूरत होती, टूरिज़्म बहुत बढ़ता जा रहा है। शिपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। और सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ जो होती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्या है कि कुछ दशकों में न्यू सर्विसेज भी इमर्ज होती जा रही है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक, ऑनलाइन शॉपिंग, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बढ़ती जा रही है। ये इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल बनती जा रही है।
और इनकी सर्विसेज भी जल्दी से राइज होने लगी है। अब इनमें भी ना कुछ वो है कि हर एक सर्विस सेक्टर जो है सारा इक्वली नहीं बढ़ता जा रहा। सर्विस सेक्टर एम्प्लॉय करता है अलग अलग लोगों को, अलग अलग तरह के। लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज है हमारी कंट्री में जो एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स को अब्जॉर्ब करती है। और लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये सब। तो ये इनके पास इतना पैसा आता ही नहीं है कि ये अपना अर्न कर सके इतना। ये इसलिए ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं अवेलेबल उनके पास। तो इनमें से ना सिर्फ सर्विसेज का भी देखो आप तो इंटरनेट से जो रिलेटेड है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, कंप्यूटर से जो रिलेटेड है, वो ही बढ़ता जा रहा है। सर्विसेज तो और भी बहुत है। जोमेटो तो बहुत कमा रहा है ना, लेकिन क्या जोमेटो पे सर्विस देने वाले अल्टीमेट जो काम करते हैं लड़के, क्या वो भी ग्रो हो रहे हैं? नहीं। क्या ओला उबर के जो अल्टीमेट ड्राइवर्स जो है वो कमा रहे हैं? नहीं। अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ एम्प्लॉय हैं। ग्राफ 2 अगर आप देखें, ये रहा ग्राफ 2, ये रहा। इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में पहले बहुत ज़्यादा लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है कि परसेंटेज में कौन ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। पहले प्राइमरी करता था, फिर टर्शरी और फिर सेकेंडरी सेक्टर। इस तरह 73 और 74 में हुआ करता था। लेकिन अभी जीडीपी में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो प्राइमरी सेक्टर पहले करा करता था, अब वो नहीं करता। उसका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है कंट्रीब्यूशन। तीनों सेक्टर का जो शेयर है वो बदल गया है। और मतलब टर्शरी ज़्यादा जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अभी भी प्राइमरी सेक्टर है जो ज़्यादा लेबर फोर्स को एम्प्लॉय कर रहा है। ज़्यादा लोग जो है वो अब्जॉर्व हमारे अभी भी प्राइमरी सेक्टर में है। तो अब हम ग्राफ 3 देखेंगे तो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रखा है अलग अलग सेक्टर का, 77 का और 2017 का। अब देखो पहले कौन करता था? प्राइमरी सेक्टर करता था। फिर दूसरे नंबर पे कौन करता था? टर्शरी करता था। और तीसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर करता था। अब कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा अभी भी प्राइमरी सेक्टर कर रहा है। शिफ्ट हुआ है टर्शरी सेक्टर पे, लेकिन इतना नहीं हुआ है। और कुछ लोग अब सेकेंडरी सेक्टर में भी जाने लगे हैं। जैसे जैसे मशीन्स एंड ऑल का काम शुरू हुआ है, फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुआ है, तो लोग अब सेकेंडरी सेक्टर की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन अब हम क्वेश्चन आते हैं कि सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? अगर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा कर रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनफ जॉब नहीं क्रिएट करता सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। यही इसका आंसर है। क्योंकि टर्शरी सेक्टर जो है वो जॉब्स और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं करते। कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज तो हुआ है मोर देन 9 टाइम्स, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स ही बढ़ा है। और ऐसे ही हमारा टर्शरी सेक्टर पे अप्लाई होता है। प्रोडक्शन तो 14 टाइम इंक्रीज हुआ है,
लेकिन एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर का सिर्फ 5 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ है। तो हाफ ऑफ द वर्कर, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर ऑफ द कंट्री अभी भी प्राइमरी सेक्टर में है। ज़्यादातर किस में है? एग्रीकल्चर में है। प्रोडक्शन कितना है? 1/6 है। और सॉरी, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। वो सिर्फ जीडीपी का 1/6 ही प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अब्सॉर्ब बहुत ज़्यादा करता है। और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय हाफ ऑफ द पीपल ही करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वर्कर्स जो एग्रीकल्चर में हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में जितना लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है। अगर हम 2-4 लोगों को निकाल भी देना तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल देती हूँ। एक लैंड है, उस पर ज़रूरत तो 8 लोगों की है, सॉरी ज़रूरत तो 5 लोगों की है, लग रहे 8 हैं, फैमिली मेम्बर और वो सब जो कि और काम भी कर सकते थे। तो अभी जो 3 लोग हैं वो क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। अगर उनको निकाल भी दिया जाए, उनको कहीं और टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर में भी लगा दिया जाए, तब भी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वर्कर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लक्ष्मी क्या है? 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है उनके पास, जो रेन पे ही डिपेंड है। क्रॉप क्या उगाती है? ज्वार और अरहर। 5 मेंबर हैं, वो उसी प्लॉट पे काम करते हैं पूरे साल, क्योंकि उनके पास और कोई काम है नहीं। कोई अब दिख तो ऐसा रहा है कि सब काम कर रहे हैं, कोई भी आइडल नहीं है, लेकिन उनकी लेबर एफर्ट जो है वो डिवाइडेड हो गई है। मतलब सब काम तो कर रहे हैं लेकिन वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। यही सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, कि लोग काम तो कर रहे हैं बट कितना काम कर रहे हैं? अपने पोटेंशियल से कम। अब इस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो हिडन होती है। जो काम नहीं कर रहा वो तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन ये वाली जो जॉब होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, ये हिडन होती है, क्योंकि क्लियरली विजिबल नहीं होते कि अनएम्प्लॉयड है। तो इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रखा है। अब कोई एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, उसने 1 और 2 मेंबर अपनी फैमिली के उसी लैंड पे काम करने के लिए बुला लिए। लक्ष्मी फैमिली जो है अब थोड़ा ज़्यादा कमा पा रही है, एक्स्ट्रा इनकम। क्योंकि उसकी फैमिली क्या कर रही है? उस लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम कर रही है। तो 2 जो लोग थे, 5 थे पहले, 5 में से 2 लोग जो है उन्होंने, लक्ष्मी ने अपने घर के सुखराम की प्लॉट पे काम करने के लिए भेज दिए। तो अब उनकी तो प्रोडक्शन कम नहीं हुई। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन कम नहीं हुई। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, है ना, और कहीं भी काम कर सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह में। तो फैमिली की अर्निंग ही इंक्रीज होगी, ना कि लैंड, और लैंड से जितना प्रोड्यूस कर रहे थे वो उतना प्रोड्यूस ही करेंगे। मतलब एफर्ट्स जो हैं अब डिवाइड नहीं होंगी सिर्फ एग्रीकल्चर में ही। अब एफर्ट्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो और जगह लगा लेंगे जहाँ पे उनका पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज हो सके, और घर में भी एक्स्ट्रा मनी आएगी जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही
लक्ष्मी की तरह ही हमारी कंट्री में लैक्स ऑफ फार्मर हैं। अगर उनमें से कुछ को रिमूव भी कर दिया जाए ना, और अगर उन्हें कहीं और प्रॉपर वर्क दिया जाए, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन सफ़र नहीं होगी और टोटल इनकम ऑफ फैमिली भी इंक्रीज होगी। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो और सेक्टर में भी हिडन होती है, हो सकती है। जैसे कैजुअल वर्कर्स होते हैं सर्विस सेक्टर में, अर्बन सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, जो रोज़ का काम ढूंढते हैं। उन्हें कैसे एम्प्लॉय किया जाता है? जैसे पेंटर, प्लम्बर, है ना, रिपेयर पर्सन, अदर ओड जॉब्स, जिन्हें रोज़ काम नहीं मिलता। और भी जो लोग होते हैं, जैसे स्ट्रीट पे जो कार्ट पुश करते हैं, कोई सेल कर रहा है, जो अपना पूरा दिन उसमें लगा देते हैं और बहुत कम कमा पाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी और कहीं काम करने की है नहीं, है ना। अब उन्हें उनका टाइम, क्या उनका पोटेंशियल पूरा यूज़ हो पा रहा है? नहीं। लिटिल इनकम मिलती है पूरे दिन में, ठीक है, तो वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में ही आता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कैसे क्रिएट करी जाए। हमने देखा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में कंटिन्यू रहेगी, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल भी एम्प्लॉय नहीं होते। तो हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करें? कि लक्ष्मी जो है वो 2 हेक्टर प्लॉट है, अनइरिगेटेड है। अगर गवर्नमेंट जो है वो उन्हें थोड़ा पैसा लोन पे दे दे, जिससे वो एक वेल बना पाए और उसे इरिगेट कर पाए, तो वो अपनी लैंड को क्या कर पाएंगी? इरिगेट कर पाएंगी और एक और क्रॉप उगा पाएंगी। एक साल में एक ही क्रॉप नहीं, 2 क्रॉप उगा पाएंगी। वीट ड्यूरिंग रबी सीजन, तो 1 हेक्टर तो वो वीट उगा रहे हैं, जो एम्प्लॉय कर रहे हैं 2 लोग को 50 दिन के लिए, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग। तो 2 और जो लोग हैं वो एम्प्लॉय किए जा सकते हैं उनके खुद के ही फील्ड पे, अगर वो 2 क्रॉप उगाएं तो। और अगर क्या हो कि एक नया डैम बनाया जाए, कैनल डिग करे जाए इरिगेट करने के लिए ऐसे बहुत सारे फार्म को, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है ना वो डिक्रीज हो, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। तो अगर वो लक्ष्मी और अदर फार्मर्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं मोर देन बिफोर, जितना पहले प्रोड्यूस कर रहे थे उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो उससे क्या होगा? वो सेल भी करेंगे उसे। उसके लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की, नियर बाय टाउन तक ले जाने के लिए। अगर गवर्नमेंट थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का प्रोवाइड कर दे, रूरल रोड्स बना दे, मिनी ट्रक्स हैं वो सब जगह पहुंच सके लक्ष्मी जैसे फार्मर्स के, तो उससे क्या होगा? वो अपनी क्रॉप भी ग्रो कर पाएंगे और उसे सेल भी कर पाएंगे। तो इससे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट फार्मर्स को ही नहीं मिल रही, और सारे जो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना उनको भी मिल पाएगी।
अब लक्ष्मी जो है वो सिर्फ पानी तक तो नहीं रह सकती। अगर लैंड को कल्टीवेट करना है, उन्हें सीड, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट, इन सब की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो खुद से तो नहीं कर सकती सब कुछ, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बोरो करनी पड़ेगी मनी। और पैसा जब मनी लेंडर से वो बोरो करते हैं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जो लोकल बैंक है, अगर वो प्रोवाइड कर दें उन्हें लोन, क्रेडिट रीजनेबल रेट पे, तो क्या होगा, वो बाय कर सकती हैं ये सब और अपनी लैंड कल्टीवेट कर सकती हैं। तो वाटर के साथ साथ चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट भी फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है। अब ये मनी एंड क्रेडिट का एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो एक और प्रॉब्लम और क्या तरीके हैं अगर हम इस प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को टैकल करना चाहते हैं। इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्रीज, उनको प्रमोट करो, सर्विसेज को प्रमोट करो सेमी रूरल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं। जैसे फार्मर ने क्या सोचा, अरहर और चिकपी पल्स क्रॉप उगाने की सोची, तो दाल मिल होगी एक, जो क्या करेगा, प्रोक्योर करेगा उसे और प्रोसेस करके सेल करेगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में। तो कोल्ड स्टोरेज क्या होगा, फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी देगा, वो स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को, जैसे पोटैटो, अनियन, है ना, और फिर उसे कहाँ, गुड प्राइसेस पे वो सेल कर सकते हैं। हनी कलेक्शन सेक्टर बना सकते हैं, वहाँ पे फार्मर्स आएंगे और अपना सेल कर सकते हैं सारा का सारा हनी। और इंडस्ट्रीज़ जो प्रोसेस करती हैं वेजिटेबल को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, स्वीट टोमेटो, फ्रूट, जो भी आउटसाइड मार्केट में सेल किया जाए। तो इंडस्ट्रीज़ जो सेमी रूरल एरिया में हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब देखो, अगर मुझे रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, मेरे गांव में ही मुझे मेरे टाउन में ही मुझे अच्छी जॉब मिल जाती है, तो मुझे कहीं माइग्रेट करने की बड़ी सिटी में ज़रूरत ही नहीं है, अर्बन सिटी में माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहीं अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रही हूँ। 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 5 से लेकर 29 ईयर्स तक है, मतलब हम यंग इंडिया, यंग कहलाते हैं। लेकिन 51% ही क्या करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। और लेस देन 18 ईयर्स के हो जाता, जो बचे हुए हैं 18 साल के बच्चे, वो घर पे हैं या फिर चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। अगर उन बच्चों को भी हम स्कूल में भेजें तो हमें ज़्यादा बिल्डिंग्स चाहिएंगी, ज़्यादा टीचर्स चाहिएंगी, ज़्यादा स्टाफ चाहिएगा। प्लानिंग कमीशन जो था आज के टाइम पे, नीति आयोग जो है, उसने देखा कि 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकती है एजुकेशन सेक्टर में ही। और अगर हेल्थ सेक्टर्स भी बढ़ा दे अपना, तो वो हमें नर्सिस चाहिएंगी, डॉक्टर चाहिएंगी, हेल्थ वर्कर्स चाहिएंगे जो रूरल एरिया में काम करें। ठीक है, तो हमारा सारे जो रीजन है, कोई भी स्टेट हो, रीजन हो, वो पोटेंशियल है उनके पास कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट सब एरिया में कर सकें। टूरिज़्म हो, रीजनल क्राफ्ट हो, न्यू सर्विसेज हो जैसे IT वगैरह, बस प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट आज के टाइम पे तो सपोर्ट करती भी है। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट से कोई प्रोडक्ट जो अच्छा है आपको, उसे ब्रांड बनाओ, ब्रांडिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और बहुत सारे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट लेके आती है।
उससे क्या होगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। अगर टूरिज़्म सिर्फ हमारा सेक्टर जो है उसे इंक्रीज़ किया जाए तो वो भी 35 लाख को एम्प्लॉयमेंट करेगा। एक ताजमहल सिर्फ ताजमहल थोड़ी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सर्विस चाहिएगी, वहाँ पे होटल्स में रहने के लिए लोगों को जगह चाहिएगी, खाना खाने के लिए लोगों को लोग एम्प्लॉय होंगे, और फोटोग्राफी और बहुत सारी पता नहीं कितनी सारी सर्विसेज एक ही जो टूरिज़्म का प्लेस है वो क्रिएट कर सकता है। तो ये जो है कि इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, हॉस्पिटल्स वगैरह एजुकेशन को इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमें कुछ क्विक मेजर्स भी चाहिएंगे। तो क्या करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जिसमें राइट टू वर्क 625 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कंट्री में लेके आया गया, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो जो भी रूरल एरिया में काम की ज़रूरत है जिसे भी, उन्हें 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हर साल। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी, जिससे प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम लैंड भी बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले।